Hello students, I am Sarvan Kumar, your science teacher. In this video, we will study of chapter 1 in biology. Your chapter number 1 is cell. What is the cell? Students, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल कितने टाइप की होती है, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में हम पुनः रिवाइज करते हैं एक बार स्टार्टिंग से। स्टूडेंट्स, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। यानी कि सेल जो है आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जिस प्रकार से छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर एक दीवार बनती है, उसके बाद पूरी बिल्डिंग बनती है, उसी प्रकार से छोटी छोटी सेल से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, यानी टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर एक बॉडी का निर्माण होता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग बीइंग्स की, उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल जो होती है उसमें हम क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी इसमें दे रखा है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये टाइप होते हैं सेल्स के। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस। दीज आर ऑल सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल। यानी कि ये सब सेल के अंदर होते हैं। और क्या होता है स्टूडेंट्स, एक क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और कितने नंबर्स होते हैं, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ सेल। हमने आपको पहले भी बताया था जो सेल की डिस्कवरी है वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विथ स्क्रूड माइक्रोस्कोप, यानी कि एक कॉर्क की स्लाइड से इन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल को डिस्कवर किया। ही ऑब्जर्व हनीकॉम, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है सेल का स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया, जिसको इन्होंने नाम दिया सेलुला या सेल्स। हिज डिस्कवरी इंडिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर और यूनिट। और इन्होंने कंसीडर किया कि जो छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नेम दिया। टू नो द हिस्ट्री ऑफ सेल, यानी कि सेल्स की हिस्ट्री क्या रही है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की सेल की। 1674 में ए वॉन लीवन हुक जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग में सेल को देखा। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन हुए, जिन्होंने डिस्कवरी की और न्यूक्लियस को देखा। 1838 और 39 में स्लीडन एंड स्वान थे, जिन्होंने सेल थ्योरी दी। उसके बाद रोडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने ऑस्मोसिस की प्रोसेस, यानी कि ओमनिस सेलुला या सेलुला नाम दिया, यानी कि सेल थी उसको सेलुला नाम दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स दे रखा है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस प्रकार से उनका निर्माण होता है। जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। यानी कि आपने देखा होगा जिस प्रकार से एक बिल्डिंग होती है वो छोटी छोटी ब्रिक से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से जो आपकी सेल्स होती हैं उनसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी का निर्माण होता है। बेसिंग ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। यानी कि जो सेल्स के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में आपके क्लेमाइडोमोनास हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर organisms which are made up of more than a cell
मल्टी सेलुलर, यानी कि एक से ज़्यादा जिनमें सेल्स पाई जाती हैं उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जिनमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ह्यूमन क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है जो सेल्स को जिस प्रकार से देखा था, कहना सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन नेक्ड आइज, यानी सेल छोटी होती है नहीं है, तो नेक्ड आइज से देखना बहुत मुश्किल होता है। दे आर स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने किसकी स्टडी की, माइक्रोस्कोप की स्टडी की। माइक्रोस्कोप आर हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है डेट आर यूज फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। टू कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, टू टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग रेंज जिसकी 100 से लेकर 1500 होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग रेंज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख, यानी कि इनकी जो आपके जो एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, दोनों की अलग अलग रेंज दे रखी है। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल्स होती हैं, तो सभी के अंदर सेल्स की जो शेप होती है और साइज होती है उनका सबका डिफरेंट होता है। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल वेरी बट ऑल दीज आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि सभी के स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पे भी सेल्स को हम डिटरमाइन करते हैं। सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप, अमीबा जैसे कुछ अपनी सेल्स को चेंज कर लेते हैं, अमीबा सेल जो होती है वो चेंज होती रहती है, तो अमीबा को हम इरेगुलर शेप बोलते हैं, यानी कि अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, वो चेंज होती रहती है, अमीबा का कोई फिक्स डायग्राम नहीं होता। WBC, बट प्लांट्स एंड एनिमल हैव ऑलमोस्ट फिक्स शेप, यानी कि हम लोगों की है और प्लांट सेल है, ये कैसी सेल होती हैं, फिक्स होती हैं, यानी कि इनकी शेप फिक्स होती है। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो PPLO बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल होती है। और लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसकी सबसे बड़ी सेल होती है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं, ठीक है, जो और उसके बाद में माइक्रोमीटर, माइक्रोन इज 1000 ऑफ अ मिलीमीटर, ये यूनिट दे रखी है जिसको हम सेल को नापते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सेल को किस में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर में। ठीक है, माइक्रोमीटर में क्यों करते हैं, क्योंकि इनका साइज जो होता है वो माइक्रोन में होता है, और माइक्रोन जो साइज होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इसलिए जो यूनिट है माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डिफरेंस दे रखा है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर यानी कि हमने आपको पहले बताया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल होती है, ठीक है, उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें यूनिसेलुलर मेड ऑफ सिंगल सेल, यानी कि जैसा कि पहले बताया था ये सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। मल्टी सेलुलर में मेड अप ऑफ मैनी नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें बहुत सारी सेल से मिलकर बनते हैं। उसके बाद में दे रखा है स्टूडेंट्स, सिंगल सेल एबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस लाइक ऑब्टेनिंग फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि इन सब में वो क्या करती हैं, भाग लेती हैं। मेड अप ऑफ मैनी नंबर ऑफ सेल्स से तो बनते ही हैं मल्टी सेलुलर, बट सेल हैव अ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटी, इनकी स्ट्रक्चर और लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं। कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सेल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और आगे इसमें दे रखा अमीबा और पैरामीशियम एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें कह रहे हैं मल्टी सेलुलर में डिफरेंट शेप एंड एग्रीगेटेड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़, टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स गिव राइज टू ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, जो सेल्स होती हैं सेल से मिलकर स्टूडेंट टिश्यूज़ बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज़, यानी कि जो टिश्यूज़ बनते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है, और टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से मिलकर स्टूडेंट्स क्या बनते हैं, यानी कि एक पूरा बॉडी बन जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।
आगे चलने से पहले यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं यूनिसेलुलर के अमीबा और पैरामीशियम हो गया, और मल्टी सेलुलर का प्लांट्स, एनिमल और फंगी। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हो गए। सेल को बेसिक यूनिट कहते हैं, यहाँ पर दे रखा है। तो इट परफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इट परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन लाइक इनटेक फूड मटेरियल्स, एक्सक्रेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिएबिलिटी। ये जितने भी वर्क हैं सब किसके द्वारा परफॉर्म होते हैं? सेल के द्वारा। यानी कि आप जैसा समझते हैं स्टूडेंट्स, पूरी जो बॉडी है वो सेल से तो मिलकर बनी है। जब सेल से मिलकर बनी है तो सेल को हम क्या बोलते हैं? सेल की डेफिनेशन होती है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। यानी कि ये फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि जितने भी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं हमारे बॉडी सिस्टम के द्वारा, वो सब कौन करती हैं? सेल्स तो करती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि देखो इसमें भी इसका वर्क दे रखा है। कहना सेल यूजुअली पोसेस अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि इसमें क्या होती हैं? बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका अपना अपना अलग अलग वर्क होता है सेल के अंदर। ठीक है। ईच सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यानी कह रहे हैं जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके सबके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस, लिपिड का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। फिर कह रहे हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, यानी कि सेल किससे बनती है? आ सेल इज अ टिनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि सेल के जो अंदर होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, उससे सराउंडेड, उससे घिरा रहता है कौन? प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब इसी के अंदर होते हैं। अ टिपिकल सेल इज फॉर्म ऑफ 3 पार्ट। जनरली सेल के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि सेल को जो डिवाइड किया गया है वो 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे उसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं। कंपोनेंट ऑफ द सेल बोलेंगे इनको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है न्यूक्लियस, थर्ड है साइटोप्लाज्म। यानी कि स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर लेयर होती है सेल की। आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में जो डायग्राम दे रखा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। इसमें एक लाइन जा रही है, आपको दिखाई दे रही है बीच में। ठीक है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक आउटर लेयर होती है सेल की। बीच में डायग्राम न्यूक्लियस का दे रखा है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है सेल को। कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेल बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा एक स्कूल होता है, स्कूल को कौन कंट्रोल करता है? प्रिंसिपल कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार से जो सेल होती है, तो सेल में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है, यानी कि जो डायरेक्टर ऑफ द सेल जिसे बोलते हैं, वो आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर भरा होता है। जो थर्ड डायग्राम है लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेल हो गई। सेल के बीच में क्या दे रखा है? आपका न्यूक्लियस दे रखा है, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और जो बाहर की साइड में जो मेम्ब्रेन दे रखी है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। एक ही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन अलग अलग वर्ड नहीं है स्टूडेंट्स, एक ही वर्ड है ये। द आउटर मोस्ट डेलिकेटेड इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द सेल डेट सेपरेट इट्स कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जो एक्सटर्नल लेयर होती है सेल की, जो सेल को कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, यानी कि ये परमेबल होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड लेयर, प्रोटीन्स आर इंटीग्रेटेड इन आउट एंड इनसाइड। यानी कि लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच एट प्लेस टू आउटर सरफेस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और स्टूडेंट फंक्शन क्या दे रखा है इसका? है शेप ऑफ कंटेंट ऑफ सेल, यानी कि सेल की जो शेप होती है उसको बनाती है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैकेनिकल बैरियर, सेमी परमेबल, एंडोसाइटोसिस, रिकॉग्निशन सेंटर्स,
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑस्मोसिस, सेल कंटिन्यूटी, मॉडिफाई टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन इन माइक्रोबियली। यानी कि ये जितने भी फंक्शन हैं वो किसके द्वारा होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होते हैं। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि ट्रांसपोर्ट का वर्क जो होता है वो मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो मेम्ब्रेन क्या करती हैं, एक फिजिकल बैरियर का काम करती हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जिस प्रकार से, जैसे आप एक प्लॉट ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप उसकी सबसे पहले क्या करते हैं, बाउंड्री बनवाते हैं। यही तो होता है भाई, बाउंड्री बनवाते हैं। तो बाउंड्री क्यों बनवाते हैं, ये कि वो बैरियर का वर्क करती है, यानी कि उसकी प्रोटेक्ट करती है, भाई हमारे प्लॉट पे कोई कब्जा ना कर ले, है नहीं है, कोई चीज़ अपना सामान ना रख दे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम उसको क्या करते हैं, अपने प्लॉट की सुरक्षा करते हैं। किसके द्वारा, बाउंड्री के द्वारा। तो ऐसी इसमें आपकी क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो बैरियर का वर्क करती है, क्योंकि उसके अंदर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो सब उसमें बंधे रहते हैं, घिरे रहते हैं। तो ये मेन जो वर्क होता है वो किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। और भी कुछ वर्क दे रखे हैं स्टूडेंट्स, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। मेन वर्क जो था वो फंक्शन मैंने आपको बता दिया। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है, मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का भी वर्क करती हैं। सब्सटेंस में पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस पास मेम्ब्रेन विद कंज्यूमिंग एटीपी, यानी कि एनर्जी के द्वारा जो सब्सटेंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, पास होते हैं मेम्ब्रेन में, तो वो कहलाते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी क्या होता है स्टूडेंट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि जो एनर्जी स्टोर होती है स्टूडेंट वो सेल के अंदर ही होती है, ठीक है। और सेल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दे रखा है, सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी, यानी बिना एटीपी के जो है सब्सटेंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो कहलाते हैं आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बुल्क ट्रांसपोर्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो लार्ज अमाउंट में सब्सटेंस जो होते हैं वो या फूड पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो आपका बुल्क ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और दे रखा है स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बुल्क ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोसोम्स इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, and bulk expulsion of material as in secretion and excretion is called exocytosis, यानी मटेरियल का सीक्रेशन होता है और एक्सक्रेशन होता है, वो आपका कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट्स दो चीज़ें होती हैं, आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस टू टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स। पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स डिफ्यूजन आपने देखा है क्या, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर जो आपका कंसंट्रेशन है उसकी तरफ से लोअर की तरफ जो फ्लो होता है वो आपका कहलाता है डिफ्यूजन। आगे दे रखा है स्टूडेंट, टिल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द गिवन स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि जो स्पेस होता है उसमें फिल हो जाता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस दे रखी है स्टूडेंट्स, जो आपका लेफ्ट साइड में डायग्राम दे रखा है, सॉल्वेंट मूव्स बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जो एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, हम उसमें उनको मिला देते हैं तो आपस में मिक्स हो जाते हैं, किसकी प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है डिफ्यूजन का, तो हेल्प इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, यानी कि जो आपका सब्सटेंस होते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है, जो सेल के साइटोप्लाज्म होता है उसमें स्प्रेड हो जाते हैं, उसमें मदद करते हैं स्प्रेड करने में। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इनका ऑस्मोसिस क्या है, एक डिफ्यूजन का ही टाइप है, वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउ टू डिफ्यूज, इसमें सॉल्वेंट क्या होता है, डिफ्यूज होता है। डिफ्यूजन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड देयर एनवायरनमेंट, डिफ्यूजन क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका एक्सचेंज जो करने में मदद करता है। यानी कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो एयर जो होती है
एयर के द्वारा ही तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो एक्सचेंज होता है वो प्लांट्स में होता है, एयर से ही तो जाती है। तो एयर से जाती तो कैसे जाती है स्टूडेंट? डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। तो वही कह रहे हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। ट्रांसपिरेशन इन द इस डिफ्यूजन प्रोसेस, आप देखते हैं ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का लॉस होता है, तो वो भी आपकी डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा होता है। फ्लावर्स स्प्रेड एरोमा थ्रू डिफ्यूजन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड द अदर एनिमल फॉर पॉलिनेशन। ये सब वर्क भी डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ही होते हैं। यानी कि ऑल दीज फंक्शंस, जितने भी यहाँ फंक्शंस दे रखे हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं? डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे दे रखा है ऑस्मोसिस, डिफाइन एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अक्रॉस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ऑस्मोसिस का फंक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आपका जो दे रखा है वो ऑस्मोसिस का डायग्राम दे रखा है लेफ्ट साइड में, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन दे रखी है डिफरेंटली परमेबल मेम्ब्रेन, और इधर सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपस में क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स हियर इज द गिवन डिफरेंस दे रखा है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही होती है स्टूडेंट्स। ऑस्मोसिस इट टेक प्लेस ओनली अ लिक्विड मीडियम, यानी कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो ओनली लिक्विड मीडियम में ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे दे रखा है इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। फिर आगे दे रखे हैं और भी बहुत सारे दे रखे हैं स्टूडेंट्स। इट इक्वलाइजेस द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, इट डज नॉट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द टू साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, डिफरेंट सब्सटेंस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, और ऑस्मोसिस में दे रखा है ओनली सॉल्वेंट अंडरगोज डिफ्यूजन। और लास्ट दे रखा है आपका डिफ्यूजन इज नॉट मच इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, और ऑस्मोसिस में दे रखा है इट इज़ द इन्फ्लुएंस बाय द कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी कि ये जो टेबल दे रखी है वो आपकी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में जो आपका अंतर है उसकी दे रखी है, किस प्रकार से डिफ्यूजन जो तीनों स्टेट में वर्क करता है और जो आपका ऑस्मोसिस होता है वो ओनली वन स्टेट में वर्क करता है। वो स्टेट कौन सी होती है स्टूडेंट्स? लिक्विड स्टेट होती है। यानी कि जो मैटर होता है जनरली वो 3 स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये तीनों में वर्क करता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ओनली वन स्टेट में वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो चैप्टर को कुछ चीज़ें तो हमने पहले भी पढ़ा दी थी और कुछ आज हमने डिस्कस की हैं। इस वीडियो में हम इतना ही भेज रहे हैं, बाकी जो आगे का बचा हुआ है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।